हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th आईएससी कॉमर्स में ईयर 2024-25 में चैप्टर नंबर 15 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये जो चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है और आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए मैंने वीडियो बनाया है ताकि आप इजीली इस चैप्टर को ब्रशअप कर पाएं। आप इस वीडियो को सुनने के बाद जब आप अपनी बुक को पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। आपने कहा सर आपने दो वर्ड बोले अनफेयर एंड रेस्ट्रिक्टिव, इसका क्या मतलब है? अनफेयर तो मैक्सिमम केसेस में अनफेयर प्रैक्टिसेस ही पाई जाती हैं। अनफेयर का मतलब है जैसे एमआरपी से ज्यादा रेट पे बेचना या मिलावट वाला सामान बेचना, ठीक है, या फिर आपका जो पूरी फुल इंफॉर्मेशन ना देना, ठीक है, या फिर कहना कि इस गुड़ के साथ ये गुड़ फ्री है और उसका रेट भी उसके अंदर इंक्लूड कर लेना, ये सब अनफेयर है। बट एक होता है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। आपने कहा सर ये क्या होता है? रेस्ट्रिक्टिव होता है मतलब अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं और उसको कंपेल कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट खरीदना कस्टमर की मजबूरी है, जैसे गैस का चूल्हा उसको खरीदना है, पर वो एजेंसी आपसे कह रही है कि मतलब गैस का कनेक्शन खरीदना तो उसका मजबूरी है, पर वो कह रहे हैं गैस का चूल्हा हमसे खरीदो, वो कहता है मेरे पास ऑलरेडी है, तो वो कंपेल नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। कि आप किसी को जैसे मान लीजिए आपने कोई टू व्हीलर खरीदा, वो कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी भी हम ही से लीजिए, तो ये कोई कंपल्सन नहीं है। रेस्ट्रिक्टिव आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते। दैट इज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो कुल मिला के देयर आर वेरियस अनफेयर एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन इन द मार्केट। दैट्स व्हाई देयर इज ए नीड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। तो सबसे पहला है नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्यों जरूरी है, हमें क्यों कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है? पहला, आपका कंज्यूमर इज द पर्पज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का पर्पज है कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर ही नहीं होगा तो बिजनेस कांट रन। तो वो पर्पज है बिजनेस का, इसलिए जरूरी है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा, बिजनेस इज द मीन्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर आप अपने कस्टमर को प्रोटेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली ये एक उसके लिए वेलफेयर का काम करेगा, जरूरी है। और दूसरा है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। किसी भी बिजनेस का केवल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्विस मोटिव भी होता है। तो इसका मतलब आपको कस्टमर को सर्व करना है। जब व्हेन यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम हिम तो एटलीस्ट यू शुड गिव हिम क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। और अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है तो अगेन इट इज थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अगर कोई बिजनेस कंज्यूमर को चीट ही करता रहेगा तो वो लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। स्टेक होल्डर, वो एक स्टेक होल्डर भी है। जिस तरीके से स्टेक होल्डर में कंज्यूमर आता है, ऑनर्स आते हैं आपके, तो उसी तरीके से एम्प्लॉइज आते हैं, उसी तरीके से हमारा जो कंज्यूमर है वो भी एक स्टेक होल्डर है। और हर बिजनेस को अपने सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो बिजनेस लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी विद पावर। क्योंकि देखिए सोसाइटी ने बिजनेस को एक पावर दी है तो उसको अपने पावर्स को प्रॉपरली यूज करना चाहिए। देन थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। देखिए जो महात्मा गांधी ने ये कहा कि जो कंज्यूमर जो है वो एक तरह से जो उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट विजिटर है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर किसी जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं ना कि एक इसमें इंपॉर्टेंट इन्होंने लाइन लिखी है कि ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। मतलब वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब जो कंज्यूमर है वो एक तरह से किंग का काम कर रहा है। कंज्यूमर पर्पज फॉर द बिजनेस है। और अगर कंज्यूमर ही नहीं होगा तो आप बिजनेस रन किसके लिए कर रहे हैं? ठीक है। और बिजनेस एथिक्स, एक मॉरल ड्यूटी भी है कि आप जिसके थ्रू आपका बिजनेस चल रहा है, जिसके थ्रू आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे पा रहे हैं, जिसके थ्रू आप प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, आप उसको चीट ना करें। क्लियर? समझ में आ गया? अगला हम बात करते हैं राइट ऑफ कंज्यूमर। राइट ऑफ कंज्यूमर्स की बात करें तो पहला राइट क्या? राइट टू सेफ्टी, कि उसको सेफ चीजें प्रोवाइड की जाएं, अच्छी क्वालिटी मटेरियल की दी जाएं। ऐसा ना हो कि वो हैजार्डस हो या उसको हार्म करें, तो उसको सेफ चीजें प्रोवाइड की जाएं। ठीक है। दूसरा, अब इसमें ना केस स्टडी बन के आ सकती है। केस स्टडी क्या होगी कि मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, वो लो क्वालिटी का था, जिससे उसको जैसे मान लीजिए कोई आयरन आप खरीद के ले गए और उसमें आपको करंट लग गया, या कोई और आपको हार्म हो गया, कुकर खरीदा वो उसमें ब्लास्ट हो गया, तो वो क्वालिटी मटेरियल खराब था उसका, इस वजह से तो वो सेफ चीज नहीं थी। तो इसका मतलब है उसको सेफ चीजें प्रोवाइड की जाएं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड राइट टू सेफ्टी। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उसको पूरी फुल इंफॉर्मेशन दी जाए प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मान लीजिए केस स्टडी बन के आ गया कि आपने कोई फेस क्रीम खरीदी और उस पर लिखा नहीं था कि वो ड्राई स्किन के लिए या ऑयली स्किन के लिए। बाद में आपने सोचा कि ड्राई स्किन के लिए होगी, आपकी स्किन ऑयली थी, आपको उससे प्रॉब्लम हुई, तो आपने कंपनी को बोला, तो कंपनी ने सॉरी बोला कि हम लिखना भूल गए। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कंपनी ने आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की। देन है आपका राइट टू चूज। उसको राइट है कि उसको वैरायटी ऑफ गुड्स के अंदर से वो चूज कर सके।
द सेलर कांट कंपेल हिम, सेलर उसको कंपेल नहीं कर सकता कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, अरे आपने मेरा तो टाइम वेस्ट कर दिया, आपको खरीदना ही पड़ेगा। ही कांट से लाइक दिस, ही हैज द राइट कि वो चूज कर सकता है वैरायटी में से। Then right to be heard, there should be some competent authority who will listen his complaint in the company। इसका मतलब कंपनी को एक कॉल सेंटर बनाना चाहिए, कस्टमर केयर बनाना चाहिए, एक अलग से सेल कंपनी को एस्टेब्लिश करना चाहिए। मालूम चला कंपनी वो कंज्यूमर कॉल कर रहा है, कोई वहां सुन ही नहीं रहा, कंपनी के यहाँ कोई कॉल ही नहीं उठा रहा है, देयर इज नो कस्टमर केयर, तो इसका मतलब उसका कौन सा राइट वायलेट हो रहा है? राइट टू बी हर्ड। राइट टू सीक रिड्रेसल, उसको पूरा राइट है कि उसको कंपनसेशन मिले, उसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, ही हैज द राइट। अगर उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसका कौन सा राइट वो हो रहा है, वायलेट हो रहा है? राइट टू सीक रिड्रेसल, उसको राइट है कि उसकी कंप्लेंट को उसको सॉल्यूशन मिले, सेटल किया जाए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उसको पूरा राइट है उसको एजुकेट किया जाए, उसको बताया जाए उसके क्या क्या राइट्स हैं, जैसे जागो ग्राहक जागो, देयर इज वन कॉलम इन द न्यूज़पेपर, है ना, या फिर आपका किसी टीवी चैनल के ऊपर उपभोक्ता जागरण करके एक प्रोग्राम है, तो दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम शुड रन सो दैट द कंज्यूमर विल बिकम एजुकेटेड, राइट। एंड राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, कंज्यूमर को पूरा राइट है कि उसको हेल्दी एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट है, क्या केवल उसको राइट्स ही है, क्या उसकी कुछ जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी भी है, उसकी कुछ जिम्मेदारी भी है। पहला क्या है? एक्सरसाइज ऑफ राइट्स, उसको अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। दूसरा है आस्क फॉर द फुल इंफॉर्मेशन, जब वो सामान खरीदे तो पूरी इंफॉर्मेशन चेक करे, पूछे कि उसकी क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, कैसे इसको यूज करना है, ठीक है, तो पूरी इंफॉर्मेशन उसे लेनी चाहिए। बी क्वालिटी कॉन्शियस, उसको क्वालिटी मार्क देख के खरीदना चाहिए, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर के लिए एक मार्क हो गया, आपका प्रीसियस मेटल खरीद रहे हैं तो हॉल मार्क हो गया, अगर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं तो एफपीओ हो गया, ठीक है, या आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीद रहे हैं तो आईएसआई हो गया, तो यू शुड बी क्वालिटी कॉन्शियस, तो आपको क्वालिटी मार्क देख के खरीदना चाहिए, कैश मेमो लेने चाहिए, बिल लेना चाहिए, जो प्रूफ का काम करेगा कि आपने सामान को खरीदा था। और डोंट कैरी अवे बाय द एडवर्टाइजमेंट, आपको एडवर्टाइजमेंट से कैरी होकर सामान नहीं खरीदना है, एड बहुत अच्छी लगी, सामान खरीद लिया, सामान बेकार निकला। देन फाइल कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए जेन्युइन प्रॉब्लम्स की, ये नहीं है कि आपने सेलर को तंग करने के लिए कंप्लेंट फाइल कर दी, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तभी, मजाक में नहीं। ये तो मैंने बताया उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। देखिए राइट, रेमेडी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, रेमेडी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई एक आता ही आता है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं। एक है सेल्फ हेल्प, इसको सेल्फ डिसिप्लिन भी कहते हैं, इसका मतलब जो बिजनेस है वो खुद ही कोई गलत काम ना करे, बिजनेस खुद अपने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना दे, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सेल्फ हेल्प। दूसरा हो गया कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब है कंज्यूमर ऑलरेडी अवेयर होना चाहिए, कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, वो अपनी खुद की हेल्प करे, कंज्यूमर भी अपनी हेल्प करे, कंज्यूमर को खुद को अवेयर करना पड़ेगा। कंज्यूमर एसोसिएशंस भी बनाए गए हैं जो कंज्यूमर्स के लिए हेल्प करते हैं, कंज्यूमर एसोसिएशंस ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। एनजीओज भी कह सकते हैं आप, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव मेजर्स भी इसके अंदर हैं, गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स भी बनाए, जैसे पहले 1986 एक्ट था और अब 2019 एक्ट है जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन बात करते हैं पब्लिसिटी की, तो टाइम टू टाइम दूरदर्शन पे, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उपभोक्ता जागरण या जागो ग्राहक जागो करके इस तरह के कैंपेन चलाती है। इसके अलावा अवार्ड्स देती है गवर्नमेंट कि जिन लोगों ने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प की उन लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में गवर्नमेंट जोर देती है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाइए ताकि एनवायरमेंट को ज्यादा हार्म ना हो। हाँ, और वेलफेयर फंड गवर्नमेंट बनाती है जिससे कि कंज्यूमर्स को किस तरीके से ज्यादा एजुकेट किया जाए और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। लोक अदालत बनाने का काम भी गवर्नमेंट करती है जिसके अंदर कंज्यूमर को अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है तो वो लोक अदालत में भी उनका दरवाजा खटखटा सकती है। देन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल की जा सकती हैं, यूजुअली ये काम एनजीओज वगैरह करते हैं जो उनके पब्लिक इंटरेस्ट में एक रिट या पिटीशन जो है वो फाइल कर देते हैं। और कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म बनाए गए 3 लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट लेवल एंड नेशनल कमीशन। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब हमारे जो सिलेबस में है वो 2019 एक्ट है, 2019, तो 2019 हम करेंगे, पर उससे पहले हम करेंगे व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल। ये रेमेडी का मतलब होता है व्हाट आर द सॉल्यूशन अवेलेबल टू द कंज्यूमर, क्या क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है। वो डिफेक्ट को रिमूव करा सकता है, वो गुड को रिप्लेस करा सकता है, प्राइस रिफंड करा सकता है, कंपनसेशन ले सकता है, हैजार्डस गुड्स को क्या कर सकता है, हैजार्डस गुड्स को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं मार्केट से, और अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है तो उसको डिसकंटिन्यू कराया जा सकता है। दीज आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर। रेमेडी मतलब व्हाट क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं।
ठीक है। अब हमारे पास 3 लेवल के हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। इसको 3 टायर रिड्रेसल मशीनरी भी कहते हैं। 3 टायर रिड्रेसल मशीनरी। रिड्रेसल मतलब सॉल्यूशन मशीनरी, वो मशीनरी जो सॉल्यूशन ले। तो इसके 3 टायर हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम होता है, इसके अंदर जो आपका चेयरमैन होता है वो आइदर इज और हैज बीन द पोस्ट ऑफ एट द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, और 2 और मेंबर होंगे जिनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और अगर हम बात करते हैं इसकी आपका स्टेट कमीशन में, तो स्टेट कमीशन में 1 प्रेसिडेंट होगा और 2 और मेंबर होंगे, और इसमें जो उनको अपॉइंट करेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और जो प्रेसिडेंट होगा इज और हैज बीन द जज ऑफ हाई कोर्ट। और अगर हम बात करते हैं नेशनल कमीशन की, तो नेशनल कमीशन में 1 प्रेसिडेंट होगा और 4 अदर मेंबर्स होंगे अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट होगा वो इज और हैज बीन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये याद रखिएगा आप। तो अब हम बात करते हैं, अब हम इसको थोड़ा डिफरेंस में, जब 1986 और 2019 का डिफरेंस करेंगे तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे। अगला पॉइंट हमारा है कि हु इज ए कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो है जिसने प्राइस देकर, फॉर ए कंसिडरेशन मतलब प्राइस देकर सामान को खरीदा है, या ये वो पर्सन है जिसने प्राइस को प्रॉमिस टू पे करा है या उसने पार्टली पे करा है। ही विल ऑल्सो बी टेकन एज ए कंज्यूमर। मोर ओवर वो भी कंज्यूमर माना जाएगा जो कंज्यूमर की परमिशन से गुड़ को यूज करने के लिए ले गया था और उसको कुछ हार्म होता है तो वो भी कंज्यूमर माना जाएगा। क्लियर? तो इसके अलावा अगर उसने कोई सर्विस हायर करी थी फॉर ए कंसिडरेशन, प्रोडक्ट को खरीदा जाता है, सर्विस को हायर किया जाता है, तो वो भी कंज्यूमर माना जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हु इज ए कंज्यूमर। बट कंज्यूमर कौन नहीं माना जाएगा? या तो उसको वो सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था, फ्री मतलब उसने उसके लिए पे नहीं किया है, या ये वो पर्सन है जिसने गुड़ को उठा लिया था बिना कंज्यूमर की परमिशन से, तो वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। क्लियर? या फिर वो भी कंज्यूमर नहीं माना जाएगा जिसने गुड़ को रीसेल करने के लिए खरीदा था। ठीक है, उसने यूज करने के लिए खरीदा नहीं था। क्लियर है? अच्छा, हु कैन फाइल कंप्लेंट। कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? कंप्लेंट कंज्यूमर फाइल कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशंस फाइल कर सकती हैं, एनजीओस फाइल कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कंज्यूमर के बिहाफ पे जो फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। मोर ओवर उनका अगर कोई पर्सन मर गया है तो उसका लीगल हेयर भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब कंप्लेंट जो है होती क्या है? कंप्लेंट इज एलिगेशन इन राइटिंग। क्या होता है ये? एलिगेशन इन राइटिंग। अब ये अगर गुड में कमी है तो डिफेक्ट के अगेंस्ट होगी, और अगर सर्विस में कमी है तो डेफिशिएंसी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल होगी। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, अगर मान लीजिए आपने प्राइस एमआरपी से थोड़ा ज्यादा बेचा है तो उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल हो सकती है। अगर गुड हैजार्डस है तो उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, ये याद रखिएगा। और अगर गुड में, अगर प्रोडक्ट में नहीं, सर्विस में कमी है तो डेफिशिएंसी के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। अब किसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल होगी ये भी याद रखना है। अब ट्रेडर के अगेंस्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट कर सकते हैं, सप्लायर के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक पे हम चैप्टर के पहुंच गए हैं, वो है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि एनफोर्स मतलब फोर्स में आया 20 जुलाई 2020 से वो फोर्स में आया, बट बना कब था? 2019। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीसीपीए। सीसीपीए का फुल फॉर्म बोलिए जल्दी से, क्या है? हाँ, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसको एस्टेब्लिश किया गया जो कि 1986 में एस्टेब्लिश नहीं था। आपने कहा सर ये जो सीसीपीए है आपका, इसका मेन, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का मेन एक्ट क्या है, करती क्या है? पहला ये इन्वेस्टिगेट करती है प्रॉब्लम्स को कि कहां का कंज्यूमर को चीट किया जा रहा है, कंज्यूमर के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उसको क्या करती है? वो इन्वेस्टिगेट करती है। इसके अलावा वो ऑर्डर करती है कि अगर कोई जो आपका हैजार्डस गुड्स मार्केट में है उसको वापस मंगा लेती है। अनसेफ गुड अगर मार्केट तक पहुंच चुका है तो उसको मार्केट से विड्रॉ करा लेती है। और अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है तो उसको डिसकंटिन्यू करा सकती है, और पेनल्टीज इंपोज कर सकती है कि अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए। ठीक है? अच्छा, रूल्स ऑफ ई कॉमर्स। 1986 में रूल्स ऑफ ई कॉमर्स नहीं थे, बट अब आपका 2019 में रूल ऑफ ई कॉमर्स, टेली शॉपिंग वगैरह भी इंक्लूडेड है, उनके अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया? अगर प्रोडक्ट की वजह से कुछ डैमेज हुआ है कस्टमर को या कुछ इंजरी हुई है तो उसके लिए कंप्लेंट फाइल हो सकती है और उसको कंपनसेशन मिलेगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोडक्ट लायबिलिटी। देन आपका पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरर और सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स, मतलब अगर कुछ मिलावट हुआ है गुड्स में तो उसके लिए उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अगर कुछ क्या हुआ है अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट, मतलब अडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट अगर कुछ हुई है तो। और इसके अलावा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसका क्या मतलब है? ऑल्टरनेट
डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसका मतलब है कि कोर्ट तो वहां है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट फॉरम और नेशनल कमीशन है, पर वहां मीडिएशन सेल्स बनाए गए। मीडिएशन सेल्स का मतलब होता है कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कराना। तो मीडिएशन सेल्स कोशिश करते हैं कि ये जो केस है वो ज्यादा लंबा ना चले, उनका सुलहनामा कराना, बाहर की बाहर सेटल कराना। मीडिएशन सेल्स बनाए गए जो कि 1986 में नहीं थे। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? तो जरा देख लेते हैं अब इनका डिफरेंस, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का। पहला है एम्बिट ऑफ द लॉ। तो एम्बिट ऑफ द लॉ में ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड थे 86 में, और जो सर्विसेज या गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट थे वो इसमें एक्सक्लूडेड था। पर्सनल सर्विसेज वर एक्सक्लूडेड, फ्री एंड पर्सनल सर्विसेज वर एक्सक्लूडेड। बट अब जो आपका नया एक्ट आया है उसके अंदर आपका टेली शॉपिंग आ गया, आपका है ना, आपका ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, वो सब इंक्लूडेड है। आपका टेलीकॉम और हाउसिंग कंस्ट्रक्शन भी इंक्लूडेड है। हाँ, ऑल मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस। देन प्रोडक्ट लायबिलिटी, पहले प्रोविजन नहीं था, अब उसका प्रोविजन आ गया है प्रोडक्ट लायबिलिटी का। और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, पहले प्रोविजन नहीं था, अब अनफेयर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिससे कि उसके जो राइट्स हैं वॉयलेट हुए हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट से कंज्यूमर के मेन राइट्स वॉयलेट हुए हैं, तो उसको भी अब उसका भी प्रोविजन लाया गया अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स का। फिर रेगुलेटर की बात करें तो पहले रेगुलेटर नहीं था 86 में, और अब CCPA करके, क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है पहले 1986 में नहीं थी, अब ये आई है। देन अगर पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो पहले जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम था वहां पे जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन थी वो अप टू 20 लाख थी, जो कि अब हो गई है कितनी, 1 करोड़। फिर जो स्टेट कमीशन था उसकी ज्यूरिसडिक्शन कितनी थी, 20 लाख से 1 करोड़, अब हो गई है 1 करोड़ से 10 करोड़। पहले थी नेशनल की, पहले कितनी थी, अबव 1 करोड़, अब है अबव 10 करोड़। ये याद रखिएगा, ये उसकी ज्यूरिसडिक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोले, ये पहले नहीं था, जो आपका ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल सॉल्यूशन जो था, जो मैकेनिज्म था वो पहले नहीं था, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं थे, पर अब मीडिएशन सेल्स बनाए गए, मीडिएशन सेल्स अब बनाए गए, याद रखिएगा। फिर पेनल्टीज की बात करें तो जो पहले पेनल्टी थी वो 1 मंथ से 3 मंथ का इंप्रिजनमेंट और 2000 से 10,000 रुपीज तक का फाइन। बट अब जो फाइन है वो कर दिया गया है 25,000 से लेकर 1 लाख तक का, और इंप्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स, वो वही है। ठीक है, ई कॉमर्स पहले इंक्लूडेड नहीं था, ई कॉमर्स अब इंक्लूडेड है। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो होपफुली मैंने आप लोगों से पूरा सिलेबस डिस्कस किया है। ये वीडियो आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज अपने जूनियर्स को भी बोलिए ताकि वो मेरे चैनल पे आएं और अपने नॉलेज को एनरिच करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।